वेलकम स्टूडेंट्स। आज की अप्लाइड फिजिक्स 2 की क्लास में हम चैप्टर 2 वेव ऑप्टिक्स और इसके टॉपिक पोलराइजेशन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का ध्रुवण इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ पोलराइज लाइट एंड अनपोलराइज लाइट यानी ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन यानी कंपन तल और ध्रुवण तल इसकी चर्चा करेंगे। और मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग प्लेन पोलराइज लाइट यानी समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियां, ब्रूवेस्टर्स लॉ एंड डबल रिफ्रैक्शन, द्वितीय अपवर्तन इत्यादि की चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लाइट के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो लाइट यानी प्रकाश, तो प्रकाश की हम जो टॉपिक स्टडी कर रहे हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इसमें प्रकाश की तरंग प्रकृति का ही काम है, इसी से ये एक्सप्लेन होता है। तो वी कंसीडर वेव नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की तरंग प्रकृति पर विचार करते हैं। तो प्रकाश की तरंग प्रकृति पे आते हैं। कैसी तरंग है प्रकाश? ट्रांसवर्स इन नेचर यानी प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है या प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। तो ये ट्रांसवर्स वेव है यानी इसमें जो पार्टिकल के कंपन होते हैं प्रकाश में वो तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन होते हैं। फिर लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या ईएम वेव, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर कंपन करते हैं। तो ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर, ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर टेक प्लेस इन इलेक्ट्रिक ईएम वेव और लाइट वेव। तो ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर टेक प्लेस इन ईएम वेव और लाइट वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों में या प्रकाश में विद्युत तथा चुंबकीय वेक्टर के दोलन होते हैं। यानी विद्युत और चुंबकीय वेक्टर दोनों दोलन करते हैं। और कैसे दोलन करते हैं? इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड मैग्नेटिक वेक्टर आर ऑलवेज ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड मैग्नेटिक वेक्टर ऑलवेज ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर यानी विद्युत वेक्टर तथा चुंबकीय वेक्टर के दोलन हमेशा एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर ईएम वेव में हमेशा एक दूसरे के लंबवत दिशा में ही होते हैं। तो इस तरह से ये हमारा इलेक्ट्रिक वेक्टर अगर है तो मैग्नेटिक वेक्टर इसके परपेंडिकुलर ऑलवेज रहेगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय तरंग में हमेशा एक दूसरे के लंबवत होते हैं और ये लंबवत ही रह के कंपन करते हैं। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर बोथ आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट और डायरेक्शन ऑफ लाइट ट्रेवल। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर बोथ आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ लाइट ट्रेवल यानी विद्युत तथा चुंबकीय वेक्टर दोनों प्रकाश के चलने की दिशा के सदैव लंबवत होते हैं। तो इस तरह से प्रकाश जिस दिशा में चल रहा है उसके लंबवत हमारा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर दोनों रहेंगे और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर दोनों एक दूसरे के लंबवत हो गए। तो इस तरह से हमारी जो एक्स वाई जेड एक्सिस है उसके एक्स एक्सिस को हम जेड एक्सिस को लाइट ट्रेवल की दिशा मान लें तो एक्स एक्सिस हमारा विद्युत वेक्टर के कंपन हो गया और वाई एक्सिस मैग्नेटिक वेक्टर यानी चुंबकीय वेक्टर के कंपन हो गया। तो इस तरह से हमारी ई बी जेड इलेक्ट्रिक वेक्टर, मैग्नेटिक वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ लाइट या ईएम वेव आर ऑलवेज म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यानी विद्युत वेक्टर, चुंबकीय वेक्टर तथा प्रकाश के चलने की दिशा या विद्युत तरंग चलने की दिशा ये सभी एक दूसरे के हमेशा आपस में लंबवत होते हैं। एक टिपिकल डायग्राम हमने यहां पर बनाया हुआ है। जेड डायरेक्शन ये प्रकाश के चलने की दिशा हो गई, ये जेड डायरेक्शन हो गई हमारी, ये जो लाइन खींची हुई है इस बीच में, तो ये प्रकाश के चलने की दिशा यानी लाइट ट्रेवल, डायरेक्शन ऑफ लाइट ट्रेवल। और फिर इलेक्ट्रिक वेक्टर ये हैं हमारे, ये प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत हैं। जो हमारा एरो दिख रहा है ये सब प्रकाश चलने की दिशा के लंबवत हैं। और इन इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। इसके लिए फिगर जो बना है इसके लिए हमें माइंड में पिक्चर बनानी पड़ेगी। तो ये इलेक्ट्रिक वेक्टर हमारा
इस तरह से है, इसके कंपन ऊपर नीचे हो रहे हैं तो मैग्नेटिक वेक्टर के ऐसे दाएं बाएं। तो ये सिचुएशन हमारी मैग्नेटिक वेक्टर की हो गई। मैग्नेटिक वेक्टर हमारा ये हो गया और ये जो है वो हमारा एक दूसरे के लंबवत है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हो गए एक्स वाई प्लेन में, और जेड डायरेक्शन में हमारी प्रकाश के चलने की दिशा हो गई। तो इस तरह से तीनों इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और प्रकाश के चलने की दिशा, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हमेशा होते हैं। अब आते हैं हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवण। 1960 में हाइगेंस ने पोलराइजेशन फिनोमिना को डिस्कवर किया था। इन 1690 Huygens discovered polarization phenomena, but he does not explain it. Event of polarization is explained by transverse nature of light. यानी हाइगेंस ने 1660 ईस्वी में ध्रुवण की खोज की थी, ध्रुवण घटना की, परंतु वो ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर सके, यानी ध्रुवण को एक्सप्लेन नहीं कर सके। प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति के आधार पर ही की जाती है। तो इस तरह से ट्रांसवर्स प्रकाश को मानेंगे, लाइट का नेचर ट्रांसवर्स मानेंगे, या यही प्रकृति होती ही है। तो इसके आधार पर हमारे पोलराइजेशन की एक्सप्लेनेशन हो जाती है, पोलराइजेशन की व्याख्या हो जाती है। तो इस तरह से लाइट इज ट्रांसवर्स इन नेचर, यानी प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है या अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है। फिर अनपोलराइज्ड लाइट या ऑर्डिनरी लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट अध्रुवित प्रकाश, ऑर्डिनरी लाइट साधारण प्रकाश, ये दोनों नामों से जाना जाता है। जनरली अनपोलराइज्ड लाइट ही इस चैप्टर में यूज होगा। तो अनपोलराइज्ड लाइट, ऑर्डिनरी लाइट क्या है? इन ऑर्डिनरी और अनपोलराइज्ड लाइट इलेक्ट्रिक वेक्टर ऑसिलेट सिमेट्रिकली इन ऑल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्रोपगेशन ऑफ लाइट और डायरेक्शन ऑफ लाइट ट्रेवल। इन ऑर्डिनरी और अनपोलराइज्ड लाइट इलेक्ट्रिक वेक्टर ऑसिलेट्स सिमेट्रिकली इन ऑल डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक वेक्टर ऑसिलेट्स सिमेट्रिकली इन ऑल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्रोपगेशन ऑफ लाइट और डायरेक्शन ऑफ लाइट ट्रेवल। तो दिस इज परपेंडिकुलर, कैप ऑफ पेन इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक वेक्टर, we consider it direction of propagation of light. This is direction of propagation of light and oscillation of electric vector in all direction in plane of paper. Symmetrical vibrations, symmetrical oscillations should be taken here. Symmetrical oscillation of electric vector, then this light is called unpolarized light, अध्रुवित प्रकाश। यानी साधारण या अध्रुवित प्रकाश में विद्युत वेक्टर के दोलन, अध्रुवित प्रकाश में विद्युत वेक्टर के दोलन प्रकाश संचरण के चलने की दिशा के लंबवत, प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में समान रूप से या सममित रूप से होते हैं। तो ये सभी दिशाओं में समान रूप से विद्युत वेक्टर के कंपन होंगे। ये चलने की दिशा हो गई, और ये प्लेन जो मिल गया हमारा पेपर का प्लेन, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपन की दिशा हो गई। तो ये सब इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपन नहीं है, वो सभी दिशाओं में इस पूरे प्लेन में समान रूप से हमारा इलेक्ट्रिक वेक्टर कंपन करेगा। तो ये हमारी जो लाइट मिल रही है, ये अनपोलराइज्ड लाइट या अध्रुवित प्रकाश है। तो इस तरह से डॉट जो हमारा मिडिल में लगा है, डॉट शोज डायरेक्शन ऑफ लाइट ट्रेवल इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। यानी जो डॉट है हमारा प्रदर्शित कर रहा है कि प्रकाश संचरण की दिशा कागज तल के लंबवत है। प्रकाश संचरण की दिशा कागज तल के लंबवत है, और जो इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपन है ये कागज तल में है, यानी प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत है सभी दिशाओं में समान रूप से। ये पूरी दिशाएं हो गई। ये इसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपन समान रूप से सभी दिशाओं में ऑन एवरेज वैल्यू हमारी सेम आनी चाहिए, सिमेट्रिकल होनी चाहिए। तो ये अनपोलराइज्ड लाइट है। अगर इसमें कोई डिफरेंस आ गया, ये किसी एक दिशा में कन्फाइन होकर दोलन करने लगा, या किन्हीं दिशाओं में वे दोलन कर रहा है, 2-3 दिशाओं में, और बाकी सारी दिशाओं में ये ऑसिलेशन नहीं कर रहा है या कंपन नहीं कर रहा है, तो ये हमारी अनपोलराइज्ड लाइट नहीं होगी। यानी इलेक्ट्रिक वेक्टर सिमेट्रिकली सभी दिशाओं में ऑसिलेट करना चाहिए, सममित रूप से या समान रूप से, तभी ये हमारा अनपोलराइज्ड लाइट या अध्रुवित प्रकाश होता है। तो एरोज शोज द ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर, यानी जो तीर हमने बनाए हुए हैं एरोज, ये विद्युत वेक्टर के कंपनों को प्रदर्शित करते हैं।
तो ये हमारी अनपोलराइज लाइट या अध्रुवित प्रकाश होता है। तो इस तरह से एग्जांपल से समझ सकते हैं हमारी अनपोलराइज लाइट। ये हमारा पेन की नोक जो है वो ये जो पेन है पूरा ये प्रकाश के चलने की दिशा हो गई। तो प्रकाश के चलने की दिशा ये पेन हो गई हमारी, पेन की डायरेक्शन। और जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है ये इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपन हो गए। इस टाइम पर यहां पर इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपन है, थोड़ी सी लाइट आगे बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपन थोड़े से बदल जाएंगे फिर, और ये सम्मित रूप से सभी दिशाओं में इस तरह से बदलती रहेगी इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपन। तो ये हमारी अनपोलराइज लाइट कहलाती है, अध्रुवित प्रकाश, जिसमें प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत हमारा इलेक्ट्रिक वेक्टर सभी दिशाओं में, ये जो कागज का प्लेन है इसमें सभी दिशाओं में ये सम्मित रूप से यानी सिमेट्रिकल समान रूप से ऑसिलेट करे। यहां से स्टार्ट करे तो ये सभी दिशाओं में आगे चलता हुआ इस तरह से आगे बढ़ेगा। यहां से स्टार्ट किया तो ये सम्मित रूप से इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशन सभी दिशाओं में हो रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपन इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा अनपोलराइज लाइट और या अध्रुवित प्रकाश है। और इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपन जो होंगे वो अपनी मीन पोजीशन यानी तरंग के चलने की दिशा में ये ऊपर नीचे इस तरह से होंगे। तो ये इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपन हो गए हमारे, और साथ ही साथ ये इसके आगे बढ़ने का क्रम इस तरह से ये हर दिशा में घूमता रहेगा। डायरेक्शन ऑफ जो कंपन की दिशा है वो हमेशा बदलती रहेगी, और इस तरह से दिए गए टाइम इंटरवल में वो पूरा एक चक्कर घूम जाएगा। तो इस तरह से हमारा सम्मित रूप से इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशन हो गए। और मैग्नेटिक वेक्टर की जहां से बात करें तो मैग्नेटिक वेक्टर जब भी इलेक्ट्रिक वेक्टर घूमेगा तो मैग्नेटिक वेक्टर भी उतना ही एंगल घूमेगा और इसके परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये सिचुएशन हो गई मैग्नेटिक वेक्टर की, इलेक्ट्रिक वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक वेक्टर घूमेगा इसी तरह से हमारा मैग्नेटिक वेक्टर लगातार घूमता रहेगा। तो इस तरह से ये हमारा इलेक्ट्रिक वेक्टर, मैग्नेटिक वेक्टर और प्रकाश के चलने की दिशा तीनों एक दूसरे के लंबवत हो गई हमारी। फिर आते हैं नेक्स्ट, पोलराइज्ड लाइट, ध्रुवित प्रकाश। दैट एक्शन इन विच ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर इन ऑर्डिनरी लाइट और अनपोलराइज्ड लाइट becomes unsymmetrical in the direction of perpendicular to light wave travel। यानी that action in which oscillations of electric vector in ordinary light become unsymmetrical, symmetry breaks and become unsymmetrical in the direction of perpendicular to light travel is called polarization of light, and light produced is called polarized light। यानी वह क्रिया, वह एक्शन जिसमें साधारण प्रकाश के लंबवत यानी अध्रुवित प्रकाश के विद्युत वेक्टर, जिसमें अध्रुवित प्रकाश के विद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत असम्मित हो जाएं, असम्मित रूप से कंपन करें, किसी डायरेक्शन में ज्यादा टाइम तक कंपन करें, किसी डायरेक्शन में कम टाइम तक। तो ये जो असम्मित रूप से वाइब्रेशंस हैं इनको प्रकाश का ध्रुवण कहलाता, यह घटना प्रकाश की ध्रुवण कहलाती है। और उत्पन्न प्रकाश जो भी उत्पन्न हो रहा है वह ध्रुवित प्रकाश, पोलराइज्ड लाइट कहलाता है। तो इसकी फिजिकल सिचुएशन ये है, हमारा इलेक्ट्रिक वेक्टर अपनी जो सिमेट्री है इस तरह से सभी डायरेक्शन में रोटेट करने की, सभी डायरेक्शन में वाइब्रेशन करने की, ये सिमेट्री लूज कर जाए किसी एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर मान लेते हैं इस डायरेक्शन में ये हमेशा इस तरह से चलता वाइब्रेट करता चला जाए, तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहलाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक वेक्टर को हम किसी एक प्लेन में कन्फाइन कर दिया, ये प्लेन हमें मिलेगा। तो इस तरह से प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल गई। या ये 2-3 दिशाओं में केवल वाइब्रेट करे तो इस तरह से इसकी सिमेट्री लूज हो जाएगी सभी दिशाओं में वाइब्रेट करने की, और हमारा जो लाइट होगा, प्रकाश होगा, वो अध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश या पोलराइज्ड लाइट कहलाता है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश, ये एक विशेष प्रकार का पोलराइज्ड लाइट है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। If electric vector is confined to oscillate in one direction perpendicular to direction of light travel, if electric vector is confined to oscillate in one direction perpendicular to direction of light travel is called plane polarized light। यदि विद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत किसी एक दिशा में कन्फाइंड हो जाए, एक दिशा में हो जाए, तो यह प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो
ये क्या फिनोमिना है इलेक्ट्रिक वेक्टर में। हमारा अनपोलराइज लाइट अध्रुवित प्रकाश में इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपन सभी दिशाओं में समान रूप से हो रहे हैं और ये प्रकाश के चलने की दिशा हो गई इसके लंबवत। अब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक वेक्टर को हम किसी एक दिशा में कन्फाइन कर दे रहे हैं, एक दिशा में हम इसको बाध्य कर दे रहे हैं कि एक ही दिशा में ये ऑसिलेट करे, चाहे इस दिशा में करे। तो इस तरह से ये एक दिशा मिल गई जिसमें ये ऑसिलेट कर रहा है, तो ये इसी दिशा में ऑसिलेट करता हुआ आगे बढ़ेगा। इसको कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश। इस तरह की सिचुएशन अराइज हो जाएगी। ये हमारा इलेक्ट्रिक वेक्टर है, इलेक्ट्रिक वेक्टर यहां से स्टार्ट किया और ये आगे कंपन करता हुआ उसी डायरेक्शन में कंपन करता हुआ आगे चलता चला जाएगा। इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक वेक्टर हमेशा कंपन करेगा, उसी डायरेक्शन में रहेगा। इस तरह से कर रहा है तो इसी डायरेक्शन में होता रहेगा। तो ये प्लेन पोलराइज लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश है। तो इस तरह से हमें एक प्लेन मिल गया आगे चलकर, जिसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपन इसी प्लेन में सदैव हैं। तो इस तरह से ये हमारा जेड डायरेक्शन प्रकाश के चलने की दिशा हो गई और जो इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपन हो गए वो अपनी मीन पोजीशन के इधर उधर इसी प्लेन में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो ये हमारा प्लेन पोलराइज लाइट है। प्लेन पोलराइज क्यों नाम दिया गया, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपन है ये किसी एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। ऐसे लाइट आगे बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक वेक्टर के जो कंपन है वो इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम प्लेन पोलराइज लाइट या समतल ध्रुवित प्रकाश रखा गया है। तो स्टूडेंट्स, ये एक प्लेन पोलराइज लाइट या समतल ध्रुवित प्रकाश है जिसमें हम देख रहे हैं ऊपर नीचे जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं, यानी वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं वो इलेक्ट्रिक वेक्टर के हो रहे हैं, यानी विद्युत वेक्टर वाई एच के अलॉन्ग या उसके दिशा में वाइब्रेशंस कर रहे हैं। और एक्स एक्सिस हमारी प्रकाश के चलने की दिशा हो गई, तो प्रकाश के चलने की दिशा एक्स अक्ष हो गई, वाई एच हमारे इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपन की दिशा हो गई, विद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा हो गई। और इसी तरह से जो जेड एक्सिस है वो मैग्नेटिक वेक्टर बी के कंपन की दिशा हो गई हमारी। तो इस तरह से ये हमारा एक प्लेन पोलराइज लाइट या समतल ध्रुवित प्रकाश है जिसमें ये इस तरह का अरेंजमेंट होता है। इलेक्ट्रिक वेक्टर, मैग्नेटिक वेक्टर और प्रकाश के चलने की दिशा तीनों एक दूसरे के सदैव लंबवत होते हैं। और इलेक्ट्रिक वेक्टर यानी प्लेन पोलराइज लाइट में इलेक्ट्रिक वेक्टर सदैव एक ही दिशा में ऑसिलेट करता है। ये वाई दिशा है जिसमें ये इलेक्ट्रिक वेक्टर या विद्युत वेक्टर हमारा ऑसिलेट या कंपन कर रहा है। तो हम प्लेन पोलराइज लाइट की सिचुएशन को और समझेंगे। हमारे पास कुछ ऐसे क्रिस्टल होते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट यानी समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करते हैं, तो उस पर हम अनपोलराइज लाइट या अध्रुवित प्रकाश डालते हैं, तो वो जो आउटपुट में निकलता है वो प्लेन पोलराइज लाइट या समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। समतल ध्रुवित प्रकाश में ये जो कागज तल में वाइब्रेशन है हमारे, ये कहलाता है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन यानी कंपन तल। तो ये जो कागज तल में कंपन बनाए हैं हमने प्लेन ऑफ पेपर में, ये कहलाते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ये जो प्लेन मिला जिसमें हमारे कंपन हो रहे हैं इलेक्ट्रिक वेक्टर के, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, इस प्लेन के लंबवत हमें एक प्लेन मिलेगा, इस कागज तल के लंबवत एक प्लेन मिलेगा। इस तरह से ये प्लेन हमारे जो कागज तल का लंबवत ये एक प्लेन मिल गया। दूसरा प्लेन, इसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर के कोई कंपन नहीं होंगे, इस प्लेन में इलेक्ट्रिक वेक्टर के कोई कंपन नहीं है। तो इसमें से हमने इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपन जो इस डायरेक्शन में थे, इस प्लेन में थे, इसको हटा दिया। तो हटाने से क्या हो गया, हमारा इस प्लेन में लाइट हमारी पोलराइज्ड हो गई। इसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपन को हटाया हमने, तो ये पोलराइज्ड लाइट मिल गई और ये कहलाता है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ध्रुवण तल। तो इस तरह से कंपन तल और ध्रुवण तल एक दूसरे के लंबवत होते हैं। कंपन तल में इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपन होते हैं, ध्रुवण तल में इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपन हटाए जाते हैं, यानी इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपन नहीं होते हैं। तो इसको समझेंगे अभी आगे। फिर हम इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलराइज लाइट या निरूपण, लाइटों का निरूपण करेंगे हम, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा अनपोलराइज लाइट रिप्रेजेंट करने का तरीका है, या अध्रुवित प्रकाश को कैसे हम रिप्रेजेंट करें। यहाँ जो वाइब्रेशंस बनाए जा रहे हैं, वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर यानी विद्युत वेक्टर के कंपन हैं सभी। तो विद्युत वेक्टर के कंपन हम देखेंगे। अनपोलराइज या अध्रुवित प्रकाश में विद्युत वेक्टर के कंपन क्या है, ये कंपन
इस तरह से हम लाइन एरोज बना देंगे, 6 एरोज, और बीच में डॉट भी रख सकते हैं। तो ये अनपोलराइज लाइट या अधूरित प्रकाश शो करता है। दूसरा तरीका, यही तरीका ज्यादातर यूज होता है। दूसरा तरीका क्या है, हम एरो विथ डॉट, एरो के बीच में डॉट रखेंगे, तो ये हमारा अनपोलराइज लाइट या अधूरित प्रकाश प्रस्तुत करता है या रिप्रेजेंट करता है। फिर दूसरे तरह की लाइट प्लेन पोलराइज लाइट या समतल ध्रुवित प्रकाश, इसमें हम एरोज के माध्यम से बनाते हैं। ये जो लाइन बनाया है हमने, ये प्रकाश के चलने की दिशा है। लाइन यूं ही नहीं बनाई गई, प्रकाश के चलने की दिशा है, डायरेक्शन ऑफ लाइट ट्रेवल। तो इसके लंबवत इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपन हो रहे हैं हमारे। तो ये जो कंपन हो रहे हैं इलेक्ट्रिक वेक्टर के, ये कागज तल में है, पेपर ऑफ प्लेन में है। तो वाइब्रेशंस आर पैरेलल टू प्लेन ऑफ पेपर, या कागज तल के समांतर इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपन है। ये समतल ध्रुवित प्रकाश रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसमें प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कागज तल हो गया, और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ये कागज तल के लंबवत जो तल मिला है, ये वाला तल, इस तल में प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है, यह ध्रुवण तल है। नेक्स्ट, इसके उल्टा हम बना सकते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को। हम अपने जो प्लेन पोलराइज लाइट है, समतल ध्रुवित प्रकाश, इसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशन डॉट्स से बना सकते हैं। डॉट्स बनाने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशंस कागज तल के लंबवत हैं, अप डाउन कागज तल के लंबवत। हमारा जो इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपन है वो कागज तल के लंबवत हैं। तो इस तरह से हमें प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ये मिला, कागज तल के लंबवत एक प्लेन मिल गया, ये कहलाता है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन हमारा कागज तल में ही है, क्योंकि इस दिशा के जो कंपन है वो हमने हटा रखे हैं या किसी तरह से रिमूव कर दिए हैं लाइट से। तो ये कहलाता है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन या ध्रुवण तल। और इसके लंबवत जो तल है ये वाला, ये कहलाता है हमारा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन या कंपन तल। इस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन में ये बात कर रहे हैं। इस तरह से हमारा दोनों रिप्रेजेंटेशन यूज होता है। ये रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे प्लेन पोलराइज लाइट के लिए, तो इसका मतलब है कागज तल में वाइब्रेशंस हैं, और ये वाला रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे, इसका मतलब कागज तल के लंबवत यानी प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर हमारा इलेक्ट्रिक वेक्टर ऑसिलेट कर रहा है या दोलन कर रहा है। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, कंपन तल एवं ध्रुवण तल, इसकी और चर्चा करेंगे। डेफिनेशंस क्या है? इन ए प्लेन पोलराइज लाइट, plane containing vibrations of electric vector, plane containing vibrations of electric vector is called plane of vibration, plane containing electric vibrations of electric vector is called plane of vibration। यानी किसी समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें विद्युत वेक्टर के कंपन होते हैं, कंपन तल कहलाता है। यानी ऐसा तल प्लेन पोलराइज लाइट में जिसमें विद्युत वेक्टर के कंपन होते हैं, इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपन होते हैं, वो कंपन तल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपन है, इसमें ये ABCD हमारा प्लेन है जो कि कागज तल में है, कागज तल में ही वाइब्रेशन शो किए गए हैं प्लेन ऑफ पर। तो ये हमारा ABCD प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कंपन तल कहलाता है। सेकंड, इन प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, plane perpendicular to plane of vibration, and this plane contains no vibrations of electric field. This plane contains no vibrations of electric field is called plane of polarization। यानी किसी समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल जो कि कंपन तल के लंबवत होता है, वह तल जो कंपन तल के लंबवत होता है, और इस तल में विद्युत वेक्टर के कंपन नहीं होते हैं, पूरी तरह से रिमूव होते हैं। तो ये ध्रुवण तल या प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कहलाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपन रिमूव कर दिए गए इस तल में। तो यही ध्रुवण हुआ हमारा, यही पोलराइजेशन हुआ, इसलिए इसको पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन या ध्रुवण तल कहते हैं। इसी तल में ध्रुवण हुआ है। तो इस तरह से ABCD हमारा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कंपन तल है, और इसके लंबवत जिसमें कोई वाइब्रेशन नहीं EFGH ये कहलाता है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ध्रुवण तल। तो इस तरह से हमारा कंपन तल और ध्रुवण तल एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अब मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लेन पोलराइज लाइट, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की विधियां। मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लेन पोलराइज लाइट, तो हमारे पास 3 मेथड है।
बाई रिफ्लेक्शन परावर्तन द्वारा, बाई रिफ्रैक्शन अपवर्तन द्वारा, बाई डाइक्रोइज्म द्विवर्णता द्वारा। तो हम एक एक करके इनकी चर्चा करेंगे। पहला मेथड है पोलराइजेशन बाई रिफ्लेक्शन और ब्रूस्टर्स लॉ, यानी परावर्तन द्वारा ध्रुवण या ब्रूस्टर का नियम। अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर, इफ वी इंसिडेंट unpolarized light on glass, if we incident unpolarized light on glass, then we get an angle of incidence of unpolarized light, we get an angle of incidence of unpolarized light for which reflected light is plane polarized, for which reflected light is plane polarized light. This angle of incidence is called Brewster's angle or polarizing angle, and this is equal to mu is equal to tan ip, mu refractive index of medium of glass, and ip is polarizing angle, tan of this polarizing angle is equal to mu। यानी ब्रूस्टर के अनुसार यदि अध्रुवित प्रकाश कांच पर डाला जाए या ग्लास प्लेट पर डाला जाए तो अध्रुवित प्रकाश के किसी खास आपतन कोण के लिए, यानी अध्रुवित के किसी खास आपतन कोण के लिए परावर्तित प्रकाश समतल ध्रुवित होता है। अध्रुवित प्रकाश के किसी खास एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण के लिए परावर्तित प्रकाश समतल ध्रुवित होता है। यह आपतन कोण ब्रूस्टर्स कोण या ध्रुवण कोण कहलाता है। तो इस तरह से ब्रूस्टर के नियम के अनुसार यदि अध्रुवित प्रकाश को कांच या ग्लास प्लेट पर डाला जाए तो कोई खास एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलता है, कोई खास आपतन कोण मिलता है जिसके लिए परावर्तित प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश होता है, और ये आपतन कोण ब्रूस्टर कोण या ध्रुवण कोण कहलाता है। म्यू इक्वल टू tan ip, म्यू इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक है, और ip हमारा पोलराइजिंग एंगल या ध्रुवण कोण है, और इनके बीच में म्यू इक्वल टू tan ip। ये रिलेशन ब्रूस्टर का नियम कहलाता है साइंटिस्ट ब्रूस्टर के नाम पर। तो ब्रूस्टर्स लॉ या ब्रूस्टर्स का नियम म्यू इक्वल टू tan ip होता है। फिगर के माध्यम से हम इसको समझेंगे। तो ये हमारा ऊपर एयर हो गया और नीचे ग्लास है। तो ग्लास में जब भी हम इस ग्लास सरफेस पर अपनी अनपोलराइज्ड लाइट यानी अध्रुवित प्रकाश इंसिडेंट करेंगे तो इंसिडेंस के किसी खास एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, एक विशेष आपतन कोण के लिए जिसका मान ip के बराबर है, हमारी जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये परावर्तित किरण, ये समतल ध्रुवित या प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, और यही जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये कहलाता है पोलराइजिंग एंगल या ब्रूस्टर एंगल, और इसकी वैल्यू मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी हमारे जो ग्लास है इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, म्यू इक्वल टू tan ip। और फिर जो हमारी रिफ्रैक्टेड लाइट है, अपवर्तित किरण, ये रिफ्रैक्टेड लाइट पार्शियली पोलराइज्ड लाइट मिलती है, यानी अपवर्तित किरण आंशिक ध्रुवित प्रकाश होता है। तो फिर हम स्नेल का नियम यूज करेंगे एट बी। हमारे पास ये फार्मूला है म्यू इक्वल टू tan ip, और फिर स्नेल्स लॉ एट बी, यहाँ बी पॉइंट है, इस पर हम स्नेल का नियम यूज करेंगे। साइन ip अपान साइन r इक्वल टू n, या म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम और ग्लास। तो देन साइन ip अपान साइन r इक्वल टू म्यू, साइन ip अपान साइन r इक्वल टू म्यू, हमें यहाँ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू एयर मिलेगा। तो ये म्यू हो गया। साइन ip अपान साइन r इक्वल टू म्यू, एंड वी नो tan ip इक्वल टू म्यू। तो tan को हम साइन और कॉस में ब्रेक करेंगे, तो साइन ip अपान कॉस ip इक्वल टू म्यू। तो इस तरह से साइन ip अपान कॉस ip इक्वल टू म्यू, और फिर दोनों को इक्वल कर देंगे, दोनों म्यू 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से, साइन ip अपान साइन r इक्वल टू साइन ip अपान साइन कॉस ip, ये इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो इस तरह से इक्वेशन 1 एंड 2 से हम इक्वेट कर सकते हैं साइन ip अपान साइन r, ये इक्वेशन 1 से मिला म्यू की वैल्यू, और इक्वेशन 2 से साइन ip अपान कॉस ip, ये इक्वेशन 2 से मिला। और फिर न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर की हम इक्वेट कर देंगे, साइन r इक्वल टू कॉस ip
और cos IP को हम क्या लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन, साइन 90 माइनस IP, और इस तरह से हमारा एंगल इक्वल हो गया R इक्वल टू 90 माइनस IP या IP प्लस R इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरह से जब भी हमारा पोलराइजिंग एंगल होगा IP, तो इस केस में हमारा IP प्लस R इक्वल टू 90 डिग्री, यानी हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। तो इस केस में जो परावर्तित किरण है और जो अपवर्तित किरण है ये एक दूसरे के लंबवत होती हैं। और टिपिकल वैल्यू ऑफ पोलराइजिंग एंगल फॉर ग्लास, ग्लास के लिए या कांच के लिए ध्रुवण कोण का मान लगभग 57 डिग्री होता है। यह डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, कांच के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है हमारा ध्रुवण कोण। इसका मान, कांच का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा एंगल हमारा ध्रुवण कोण भी उतना ही ज्यादा होगा, म्यू इक्वल टू 10 IP से। तो हम क्या कंक्लूड करते हैं, हेंस रिफ्लेक्टेड लाइट एंड रिफ्रैक्टेड रे, हेंस रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज पोलराइजिंग एंगल और ब्रूस्टर्स एंगल। यानी इसलिए यदि आपतन कोण का मान ध्रुवण कोण या ब्रूस्टर कोण के मान के बराबर है तो परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण आपस में लंबवत होंगी, यानी उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये हमारा हो गया पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तन द्वारा ध्रुवण। नेक्स्ट है पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन, अपवर्तन द्वारा ध्रुवण। अपवर्तन द्वारा ध्रुवण प्राप्त करने के लिए हमें कई सारी ग्लास प्लेटें लगानी पड़ेंगी पैरेलल में। तो जो लास्ट में हमारी रिफ्रैक्टेड लाइट मिलेगी, अपवर्तित प्रकाश, वो लगभग प्लेन पोलराइज लाइट या लगभग समतल ध्रुवित प्रकाश मिलेगा। कैसे मिलेगा इसके लिए देखते हैं। व्हेन अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट ऑन पैरेलल प्लेट और पैरेलल ग्लास प्लेट, व्हेन अनपोलराइज लाइट इज इंसिडेंट ऑन ग्लास प्लेट at polarizing angle, then reflected light from surfaces, two surfaces, this is parallel glass plate, reflected light from two surfaces, one surface and two, reflected light from two surfaces is plane polarized light, this one and this one, these are plane polarized light, and refracted light is partially polarized, and refracted light is partially polarized. Hence, if we use a number of parallel glass plates, then we get refracted light will be nearly plane polarized light. यानी जब किसी कांच की समांतर प्लेट पर अध्रुवित प्रकाश ध्रुवण कोण पर आपतित होता है, जब किसी कांच की समांतर प्लेट पर अध्रुवित प्रकाश ध्रुवण कोण पर आपतित होता है तो सतहों से परावर्तित प्रकाश ध्रुवित होता है। तो सतहों से, दोनों सतहों से परावर्तित प्रकाश ध्रुवित होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलती है हमें, और अपवर्तित प्रकाश आंशिक ध्रुवित होता है। तो यहां से जो लाइट रिफ्रैक्टेड होकर आएगी बाहर वो पार्शियली पोलराइज्ड होती है। तो हम इस तरह से यदि हम बहुत सारी समांतर प्लेटों को एक दूसरे के समांतर रख दें, तो बहुत सारी हम पैरेलल प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल यूज करें, तो अपवर्तित प्रकाश लगभग समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। तो हमारा जो रिफ्रैक्टेड लाइट होगा या अपवर्तित प्रकाश बहुत सारे रिफ्रैक्शन के बाद ये नियरली प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी लगभग समतल ध्रुवित प्रकाश होगा। इसी प्रक्रिया को हम अपवर्तन द्वारा ध्रुवण कहते हैं। यही जो मेथड है ये कहलाता है पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। अब हम नेक्स्ट फिनोमिना की चर्चा करेंगे, इसके बाद हम थर्ड डाइक्रोइज्म पर आएंगे। अभी हम डबल रिफ्रैक्शन या द्वि अपवर्तन की चर्चा करेंगे। तो ये क्या है, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन कैल्साइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन कैल्साइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल, light get divided into two rays. One ray obeys laws of reflection is called ordinary ray, and other ray does not obey law of reflection and called extraordinary ray. It does not obey law of refraction, then it is called extraordinary. If it obey the law of refraction, then it is called ordinary ray. O is ordinary and E is extraordinary ray. Hence,
Splitting of unpolarized light into two rays is called double refraction. Hence, splitting of unpolarized light into two rays is called double refraction. यानी जब अध्रुवित प्रकाश की किरण कैल्साइट या क्वार्ट्ज क्रिस्टल पर डाली जाती है, जब अध्रुवित प्रकाश की किरण क्वार्ट्ज या कैल्साइट क्रिस्टल पर डाली जाती है तो क्रिस्टल में प्रवेश करने पर किरण अपवर्तन के पश्चात दो भागों में बढ़ जाती है. हमारी एक सिंगल रे दो भागों में डिवाइड हो जाती है और जो डिवीजन हुआ इसमें एक अपवर्तित किरण अपवर्तन के नियमों का पालन करती है. यानी पहली कोई एक रे, जो दो रे मिल रही है अपवर्तित किरण, उसमें से कोई एक अपवर्तन के नियमों का पालन करती है तो इसे साधारण किरण कहते हैं, ओ से लिखते हैं. दूसरी अपवर्तित किरण अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करती तो इसे असाधारण किरण कहते हैं. अतः अध्रुवित प्रकाश को क्रिस्टल की सतह पर पड़कर दो अपवर्तित किरणों में बढ़ जाना ही द्वि अपवर्तन कहलाता है. इस तरह से अध्रुवित प्रकाश हम क्रिस्टल पर डालें और दो रे आउटपुट में निकले, एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी रे, तो ये कहलाता है हमारा जो दो किरणें प्राप्त करने की घटना है ये द्वि अपवर्तन या डबल रिफ्रैक्शन कहलाता है. हमारा अनपोलराइज्ड लाइट यहाँ पर है अध्रुवित प्रकाश, और फिर ये क्रिस्टल में कैल्साइट क्रिस्टल या क्वार्ट्ज क्रिस्टल में पड़ने के बाद ये दो रे में विभक्त हो गई हमारी एक रे, और यहाँ पर एक ऑर्डिनरी रे मिली जिसको ओ से लिखते हैं हम साधारण किरण, और दूसरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे ई से लिखते हैं. एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमारा प्रकाश संबंधी रिफ्रैक्शन के नियमों का पालन नहीं करता, इसलिए इसका नाम ऑर्डिनरी के बजाय एक्स्ट्राऑर्डिनरी रखा गया है. दूसरी रे ऑर्डिनरी ही है. साथ ही साथ हमारी जो दो रेज मिल रही है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी दोनों प्लेन पोलराइज्ड लाइट है. एक्स्ट्राऑर्डिनरी का प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है वो कागज तल में है और ऑर्डिनरी का कागज तल के लंबवत है. तो इस तरह से O एंड E रे बोथ आर प्लेन पोलराइज्ड लाइट, E एंड O both are plane polarized light but having perpendicular plane of vibration to each other. O and E दोनों किरणें समतल ध्रुवित प्रकाश होते हैं, तो दोनों किरणें समतल ध्रुवित प्रकाश होते हैं परंतु इनके कंपन तल एक दूसरे के लंबवत होते हैं. तो इनके कंपन तल एक दूसरे के कंपन तल के लंबवत होते हैं. ये कंक्लूजन निकला. फिर नेक्स्ट, सच क्रिस्टल्स हैव टू वैल्यूज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सच क्रिस्टल्स हैव क्वार्ट्ज और कैल्साइट क्रिस्टल हैव टू वैल्यूज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑर्डिनरी रे इज फिक्स्ड वैल्यू. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑर्डिनरी रे इज फिक्स्ड वैल्यू एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस. यानी ऑर्डिनरी रे इज फिक्स्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस. But refractive index of extraordinary ray varies with angle of incidence. Refractive index of extraordinary ray varies with angle of incidence. Therefore, speed of extraordinary ray is in different direction of crystal. Speed of extraordinary ray is different in different direction inside the crystal. इस तरह से ऐसे क्रिस्टल जिसमें द्वि अपवर्तन का गुण होता है, उनके दो अपवर्तनांक होते हैं. यानी ये क्रिस्टल दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखते हैं. साधारण किरण के लिए इनका अपवर्तनांक एक निश्चित मान होता है, यानी ऑर्डिनरी रे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट होता है जो कि आपतन कोण से प्रभावित नहीं होता है. आपतन कोण बदलने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान कांस्टेंट रहता है, जबकि असाधारण किरण का अपवर्तनांक आपतन कोण बदलने से बदल जाता है. तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए कांस्टेंट नहीं है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बदलने से हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए बदल जा रहा है. इसलिए साधारण किरण क्रिस्टल में एक समान चाल से चलती है, तो हमारी साधारण किरण क्रिस्टल में एक समान चाल से चलती है, जबकि असाधारण किरण की चाल विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होती है. क्यों भिन्न भिन्न होगी? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है. और हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी कर रहा है इसलिए स्पीड ऑफ लाइट भी वेरी करेगी. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की चाल विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होगी.
तो इस तरह से हमारा डबल रिफ्रैक्शन से जो कंक्लूजन निकल रहा है महत्वपूर्ण, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज जनरेट हो रही हैं और दोनों प्लेन पोलराइज लाइट हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करती, इसलिए इसका नाम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और ऑर्डिनरी रे प्रकाश संबंधी नियमों का पालन करती है, यानी अपवर्तन के नियमों का पालन करती है, इसलिए इसका नाम ऑर्डिनरी रे है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की जो स्पीड है वो विभिन्न दिशाओं में अलग अलग है। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का अपवर्तनांक क्रिस्टल का अपवर्तनांक असाधारण किरण के लिए अलग अलग दिशाओं में अलग अलग हो जाता है। इस कारण से असाधारण किरण की चाल विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होती है। फिर अब हम थर्ड नंबर पर पहुंचते हैं, जिसमें डाइक्रोइज्म है, यानी प्लेन पोलराइज लाइट प्रोड्यूस करने की जो मेथड है उसमें थर्ड मेथड है डाइक्रोइज्म, द्विवर्णता। डाइक्रोइज्म क्या है? सम क्रिस्टल like quartz and calcite absorbs completely one of the two refracted rays from double refraction. Some crystal absorbs completely one of the two refracted ray from double refraction and second ray refracted out from crystal. Absorption of one of the two refracted rays, ordinary and extraordinary, is called dichroism. यानी कुछ क्रिस्टल क्वार्ट्ज कैल्साइट इत्यादि में विशेष गुण होता है, कुछ क्रिस्टल में विशेष गुण होता है कि वह दो अपवर्तित किरणें ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में से किसी एक किरण को पूरी तरह से अवशोषित कर लेते हैं। तो इस तरह से ऑर्डिनरी अवशोषित हो जाएगी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई एक किरण पूरी तरह से अवशोषित हो जाएगी क्रिस्टल में और दूसरी किरण क्रिस्टल के बाहर आएगी। तो ये जो फिनोमिना है जिसमें क्रिस्टल एक किरण को पूरी तरह से अपने अंदर अवशोषित कर ले रहा है, ये प्रक्रिया, ये फिनोमिना द्विवर्णता या डाइक्रोइज्म कहलाती है। तो किसी एक डबल रिफ्रैक्शन में किसी एक रे का इंटरनली पूरी तरह से क्रिस्टल द्वारा अवशोषित कर लिया जाना ही डाइक्रोइज्म या द्विवर्णता कहलाता है। तो ऐसे क्रिस्टल जो डाइक्रोइज्म शो करते हैं वो प्लेन पोलराइज लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो एक रे एब्जॉर्ब हो जाएगी, दूसरी रे जो बाहर निकलेगी वो समतल ध्रुवित प्रकाश या प्लेन पोलराइज लाइट हमें मिलेगी। तो इस तरह से द रे इन विच वाइब्रेशंस आर परपेंडिकुलर टू ऑप्टिक एक्सिस ऑफ क्रिस्टल, हमारे क्रिस्टल में एक ऑप्टिक एक्सिस होती है यानी प्रकाशिक अक्ष जिसको कहते हैं। तो ऑप्टिक एक्सिस के डायरेक्शन से ही हम डायरेक्शंस मेजर करेंगे। तो द रे इन विच वाइब्रेशंस आर परपेंडिकुलर टू ऑप्टिक एक्सिस ऑफ क्रिस्टल एब्जॉर्ब्स कंप्लीटली एंड दस आउट गोइंग रे हैज वाइब्रेशंस पैरेलल टू ऑप्टिक्स। तो इस तरह से the outgoing ray which has vibration parallel to optic axis have vibrations parallel to optic axis of crystal, this ray is plane polarized light. What we conclude? Thus dichroism produce plane polarized light. जिस प्रकाश की किरण में कंपन प्रकाशिक अक्ष यानी क्रिस्टल की प्रकाशिक अक्ष ऑप्टिक एक्सिस के लंबवत होते हैं वह पूर्णतः अवशोषित हो जाती है। जिस किरण में कंपन प्रकाशिक अक्ष के क्रिस्टल की प्रकाशिक अक्ष के लंबवत होते हैं वह पूर्णतः अवशोषित हो जाती है और निर्गत किरण ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कंपन प्रकाशिक अक्ष के समांतर होते हैं। तो यह समतल ध्रुवित प्रकाश होती है जो आउटपुट रे मिली हमें, ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई भी मिलेगा। यह समतल ध्रुवित प्रकाश होता है और द्विवर्णता से समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न होता है। यानी द्विवर्णता के बाद, डाइक्रोइज्म के बाद हमें आउटपुट में प्लेन पोलराइज लाइट मिलती है। तो ये पूरा प्रोसीजर कैसे होगा? अनपोलराइज लाइट हमारा अध्रुवित प्रकाश क्रिस्टल पर डाला गया, कैल्साइट या क्वार्ट्ज कोई भी क्रिस्टल हो सकता है। तो इसमें से क्या होगा? वन रे कम्स आउट एंड इट इज प्लेन पोलराइज लाइट, यानी द्वि अपवर्तन से प्राप्त केवल एक किरण ही बाहर निकलती है, वह समतल ध्रुवित होती है। और दूसरी रे कहाँ गई? वन रे एब्जॉर्ब्ड बाय क्रिस्टल कंप्लीटली, यानी एक किरण क्रिस्टल द्वारा पूर्णतः अवशोषित कर ली जाती है और ये अवशोषण करने की घटना डाइक्रोइज्म कहलाती है, द्विवर्णता। और द्विवर्णता का आउटपुट जो मिलता है ये दूसरी रे हमारी जो बाहर जा रही है ये समतल ध्रुवित प्रकाश होती है या प्लेन पोलराइज लाइट मिलती है हमें। तो इस तरह से डाइक्रोइज्म फिनोमिना के बाद हमें प्लेन पोलराइज लाइट मिलती है। तो ये हमें समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की सारी विधियां हो गई।
इनसे हमें प्लेन पोलराइज लाइट या समतल ध्रुवित प्रकाश मिलता है। नेक्स्ट थिंग, पोलराइजिंग शीट, ध्रुवित चादर। पोलराइजिंग शीट इज यूज्ड इन कंप्यूटर स्क्रीन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ब्राइटनेस। तो इस तरह से पोलराइजिंग शीट इज यूज्ड इन कंप्यूटर स्क्रीन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ब्राइटनेस। दिस इज ए लेयर्ड लाइट पोलराइजिंग शीट। पोलराइजिंग शीट इज a layered light polarizing sheet which is made of thin sheet of polymer like phenoxyether polymer. Polarizing sheet is a layered light polarizing sheet which is made of thin sheet of polymer like phenoxyether polymer. On the surface of this polymer sheet, this is phenoxyether polymer, and the surface of this phenoxyether polymer sheet a transparent conducting layer which is already light polarizing film and vacuum based metallic vibration process done. Which is light polarizing film and vacuum based metallic polarization process has been done already is coated. Thus we have two sheets, actually two layers. First layer phenoxyether polymer and second layer is a transparent conducting layer is coated on this layer. Thus ध्रुवित चादर का उपयोग कंप्यूटर की स्क्रीन की चमक रोकने में किया जाता है। ध्रुवित चादर का उपयोग कंप्यूटर की स्क्रीन की चमक रोकने में किया जाता है। यह एक परतदार प्रकाश की ध्रुवित चादर होती है। यह एक परतदार प्रकाश ध्रुवित चादर होती है जो कि पॉलीमर की पतली चादर। तो इस तरह से यह एक परतदार प्रकाश ध्रुवित चादर होती है जो कि पॉलीमर की पतली चादर फिनॉक्सीथर पॉलीमर जिसकी परत पर प्रकाश ध्रुवण फिल्म, जिसकी सतह पर पारदर्शी सुचालक परत लगी होती है। यानी हमारा जो फिनॉक्सीथर पॉलीमर है इसकी सतह पर एक पारदर्शी सुचालक परत लगी होती है। यह पारदर्शी सुचालक परत प्रकाश ध्रुवण फिल्म तथा निर्वात आधारित धात्विक वाष्पीकरण प्रक्रिया जिस पर पहले से की जा रही होती है उसी को इस फिनॉक्सीथर पॉलीमर के ऊपर उसकी एक परत लगा दी जाती है। तो ये परतदार ध्रुवित प्रकाश चादर बन जाती है और यही पोलराइजिंग शीट कहलाती है। तो इस तरह से हमारी जो ध्रुवित चादर है वो फिनॉक्सीथर पॉलीमर, इसके ऊपर इसकी एक शीट बनाई जाएगी पॉलीमर की और इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट सुचालक परत लगाई जाती है जो कि किस चीज की होती है। ये परत प्रकाश ध्रुवण फिल्म तथा निर्वात आधारित धात्विक वाष्पीकरण प्रक्रिया इस परत पर कर ली जाती है और फिर इसके बाद ध्रुवित चादर में लगा दिया जाता है। तो इस तरह से हमारी पोलराइजिंग शीट प्रिपेयर हो गई। ए पोलराइजिंग शीट प्लेट इज a filter sheet which allow a specific polarization of light wave to pass through, and block all other polarizations. It allow to pass specific polarization of light, otherwise it blocks other polarization. Two common types of polarizing sheets are linear polarizing sheet एंड सर्कुलर पोलराइजिंग शीट। यानी ध्रुवित चादर प्लेट एक फिल्टर चादर होती है। ध्रुवित चादर प्लेट एक फिल्टर चादर होती है जो कि विशेष ध्रुवित प्रकाश तरंगों को ही यानी पोलराइज लाइट को ही अपने से पास करती है। इस विशेष पोलराइज लाइट को ही पास करती है, बाकी सबको ब्लॉक कर देती है या जाने नहीं देती है। बाकी ध्रुवित प्रकाश को अपने अंदर से जाने नहीं देती। तो ये हमारी पोलराइजिंग शीट हो गई जो दो साधारण प्रकार की या कॉमनली यूज्ड ध्रुवित चादर जो होती हैं वो क्या क्या है। रेखीय ध्रुवित चादर यानी लीनियर पोलराइजिंग शीट एंड सर्कुलर पोलराइजिंग शीट यानी वृत्ताकार ध्रुवित चादर।